ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना एक्सरसाइज 1.6 का बेसिक, जो कि था हमारा रूल नंबर 4, और साथ ही किया था उस पर बेस्ड एग्जाम्पल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.7 का रूल नंबर 5, और इस पे बेस्ड आपको एक ही एग्जाम्पल गिवन है, वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब हमें पता है हमारे पास जो इक्वेशन होती थी, जनरल इक्वेशन, वो किस फॉर्म में होती थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसी टाइप में आपकी जनरल इक्वेशन होती थी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। दैट मीन्स इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में। ये आपको फॉर्म यहाँ पे गिवन है, एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेज टू पावर सी वाई रेज टू पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आपको मिलेगी रूल नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी एक्स डी वाई, ठीक है, सारे मतलब ऐसे सेपरेट नहीं है कि डी एक्स वाली टर्म सेपरेट, डी वाई वाली टर्म सेपरेट, आपस में सारे मिले हुए हैं। तो ये जो फॉर्म है आपकी, सबसे डिफरेंट फॉर्म है, जहाँ पे आपको जो भी है ए बी सी डी एम एन पी क्यू जो भी आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, m बाय n एंड p बाय q इक्वल नहीं होने चाहिए। देन अगर ये सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती है, इस फॉर्म की इक्वेशन है, देन आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, देन x रेज टू पावर अल्फा एंड y रेज टू पावर बीटा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर अल्फा एंड y रेज टू पावर बीटा, वेर अल्फा बीटा आर सो चोजन दैट। अब अल्फा और बीटा को आपको किस टाइप से चूज करना है, किस टाइप से आपको लेना है, ये आपको यहाँ पे कंडीशंस गिवन है। नाउ अब हम करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। जो भी आपको यहाँ पे रूल में इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन आपने लिखी और उसे नेम किया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा, जिसे हम जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के साथ, ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म आपको याद रखनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस फॉर्म में लेके चलेंगे रूल नंबर 5 में, वो है आपका ये एक्स रेज टू पावर अल्फा एंड वाई रेज टू पावर बीटा, जो कि आपको रूल में भी गिवन है, और यही फॉर्म जो है वो आपको ध्यान रखनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब देखो, ये आपकी इक्वेशन है, इसके साथ जब हम एक्स रेज टू पावर अल्फा और वाई रेज टू पावर बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक्स रेज टू पावर ए एंड वाई रेज टू पावर बी, और इसके साथ ही हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स रेज टू पावर अल्फा एंड वाई रेज टू पावर बीटा। तो अब जैसे x और x बेस सेम हो गए आपके, तो पार्ट्स प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे a, तो x रेज टू पावर a प्लस अल्फा। सेम इसी तरीके से यहाँ है y रेज टू पावर बीटा, एंड यहाँ पे है आपका y रेज टू पावर b, एंड यहाँ पे y भी है। इसको हम क्या करें, साथ में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं m और y के साथ, तो y की 1 पावर यहाँ पे भी है आपकी। ठीक है, तो y रेज टू पावर बीटा प्लस b प्लस 1, ये 3 पार्ट्स इसकी ऐड हो जाएंगे, तो वही हमने लिख दिया b प्लस बीटा प्लस 1, और यहाँ से जो m था आपका वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है m आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x रेज टू पावर a और y रेज टू पावर b को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, और फिर x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा के साथ कर दो। तो सेम वही यहाँ पे x रेज टू पावर अल्फा है, a है, एंड यहाँ पे 1, तो तीनों पार्ट्स प्लस होके देखो x रेज टू पावर a प्लस अल्फा प्लस 1, एंड जो आपका कांस्टेंट है वो आगे आ गया। अब y रेज टू पावर बीटा ओनली, क्योंकि यहाँ पे तो y की तो कोई टर्म नहीं है, y रेज टू पावर बीटा, एंड यहाँ से y रेज टू पावर b, तो b प्लस बीटा हो जाएगा आपका वही y रेज टू पावर b प्लस बीटा dy। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सेम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये जो आपकी टर्म है x रेज टू पावर c एंड y रेज टू पावर d, पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन x रेज टू पावर अल्फा और y रेज टू पावर बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी ये जो फॉर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, dx और dy के जितने भी आपकी टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है। dx वाली सेपरेट, जैसे आपकी ये dx वाली टर्म है, देन ये dx वाली टर्म है, इन दोनों को सेपरेट कर दो। तो देखो यहाँ पे ये टर्म आपकी ये रही इतने में, और p x रेज टू पावर c प्लस अल्फा y वाली टर्म्स आपकी ये है, dx हमने कॉमन ले लिया। सेम अब dy वाली आपके पास दो टर्म्स है, दिस एंड दिस, इन दोनों से भी हम क्या कर लेंगे, dy को कॉमन ले लेंगे। अब आपकी इक्वेशन ये फॉर्म की हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, dx और dy वाली जितने भी टर्म्स है उन्हें आप सेपरेट कर लेंगे। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम कंपेयर करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से। अब हमारे पास m और n की क्या वैल्यू है, m की आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, dx का जो भी यहाँ पे आगे वाली टर्म है वो, और n की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी।
m और n की वैल्यूज हो गई आपकी। अब हमें देखना होगा कि क्या ये इक्वेशन जो है आपकी वो एग्जैक्ट बनती है या फिर नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बननी चाहिए। अब हम इसको चेक भी करेंगे, तो चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस कंडीशन को, तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, कर्ल m बाय कर्ल y, ये कर्ल n बाय कर्ल x है, इसको इसके साथ लेके चले जाओ तो ये सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा, कर्ल n बाय कर्ल x, एंड राइट हैंड साइड में आपका बचेगा 0। ठीक है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या, या तो आप इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, सेम वही बात है, या तो इन दोनों के डिफरेंस को 0 के इक्वल प्रूव कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेके चलेंगे और उसको हम 0 के इक्वल लेके आएंगे, तो ये हमारी जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे करी है, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर्ल बाय कर्ल y, m की वैल्यू आपने पुट करी, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपकी m की वैल्यू है, माइनस कर्ल n बाय कर्ल x, तो कर्ल बाय कर्ल x यहाँ पे आपने n की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हमें क्या करना है, ये आपकी जो भी m की वैल्यू है इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x वाली तो टर्म आपकी कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे आपका x रेज टू पावर a प्लस अल्फा, तो ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो m और x रेज टू पावर a प्लस अल्फा ये आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हम करते हैं y रेज टू पावर b प्लस बीटा प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है आपकी, तो b प्लस बीटा प्लस 1 आपका आगे आ जाएगा, और जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b प्लस बीटा प्लस 1, इसमें से आप -1 करोगे, +1 से -1 कैंसिल, ओनली आपका बचेगा y रेज टू पावर b प्लस बीटा, तो वही आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद है ये वाली टर्म, अब इस टर्म में भी आपका p x रेज टू पावर c प्लस अल्फा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, x और आपका ये p इन्वॉल्व है जो कि कांस्टेंट है, तो उसको आपने यहाँ पे एज इट इज रखा। अब पावर आपके आगे आ जाएगी d प्लस बीटा प्लस 1, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर ओनली बचेगा y रेज टू पावर d प्लस बीटा, ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो n तो आपका कांस्टेंट है ही, रेज टू पावर b प्लस बीटा आपका कांस्टेंट हो गया, तो n एंड y रेज टू पावर b प्लस बीटा इसको आपने एज इट इज रखा। यहाँ पे x रेज टू पावर a प्लस अल्फा प्लस 1, इसका करेंगे तो a प्लस अल्फा प्लस 1 पावर आपके आगे आ जाएगी, एंड देन पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा x रेज टू पावर a प्लस अल्फा, जो कि आपका ये है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे पावर आगे लाके ये वाला कर लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो भी कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे b प्लस बीटा प्लस 1, ये वाली जो टर्म है आपकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसके बाद आपकी ये वाली जो टर्म है, इन दोनों टर्म्स को मर्ज करेंगे, और इसमें से हम देख रहे हैं आपका कि y रेज टू पावर b प्लस बीटा इसमें भी है, इसमें भी है, ये आपका कॉमन आ जाएगा, एंड x रेज टू पावर a प्लस अल्फा इस टर्म में भी है, और यहाँ पे भी x रेज टू पावर a प्लस अल्फा, ये आपका कॉमन आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को आपने मर्ज कर लिया, ये जो दो मैंने कॉमन बताया आपने वो कॉमन ले लिए। उसके बाद अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो तो यहाँ से आपका ये कॉमन आ रहा है एक्स रेज टू पावर सी प्लस अल्फा, जो कि यहाँ पे भी है आपका और यहाँ पे भी है, एंड वाई रेज टू पावर डी प्लस बीटा आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दो को आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये जो है वो टर्म्स आपकी रह जाएंगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे mn से मल्टीप्लाई एंड mn से डिवाइड। ठीक है, तो आपने mn से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है, mn से आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखो mn से आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे आपने mn से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी आपका रहेगा डिवाइड में mn, और यहाँ पे भी डिवाइड में mn रहेगा आपका। तो यहाँ पे देखो m से m कैंसिल, यहाँ पे n से n कैंसिल, तो जो आपका बचेगा देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है n और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में है m, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन आपका सेम एज इट इज रहेगा और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपने mn से करा, सेम सेकेंड वाली जो टर्म है उसमें आप करेंगे pq से। ये स्टेप्स आपको कुछ रिमाइंड करते रहने हैं, उसमें आप किससे करोगे, PQ से। तो वही यहाँ पे दोनों टर्म्स में आप PQ से करोगे तो P से P कैंसिल आपका, और यहाँ तो Q बचेगा जो कि ये रहा, यहाँ पे PQ से करोगे तो Q से Q कैंसिल, P बचेगा जो कि आपका यहाँ पे है। और आपको ये तो ध्यान रखना ही है, ये हमें गिवन है अपने रूल में कि अल्फा और बीटा आप इस तरीके से चूज करेंगे कि आपकी ये कंडीशन जो है वो सारी सेटिस्फाई हो जाए, और इसीलिए हमने क्या करा है, MN और PQ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, क्योंकि हमें ये फॉर्म लेके आनी थी। अगर आप यहाँ पे इन फॉर्म्स को देखोगे तो देखो b प्लस बीटा प्लस 1 बाई n, तो यही फॉर्म आपकी आई। ठीक है, हमें ये फॉर्म चाहिए b प्लस बीटा प्लस 1 बाई n, और आपके पास यहाँ पे है b प्लस बीटा प्लस 1 एंड m है। अब हमें इसमें m को हटाना है, डिवाइड में n लेके आना है, तो आप mn से ही डिवाइड करोगे ना, ताकि m से m कैंसिल हो जाए, n आपका आ जाए। सेम यहाँ पे
तीनों ही चारों ही टर्म्स में आपको यही जो ट्रिक है वो लगानी है, ठीक है। जो भी फॉर्म आपके रूल में गिवन है उन फॉर्म्स में लाने के लिए आप किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो ये दोनों आपकी इक्वल है, a प्लस अल्फा प्लस 1/m एंड b प्लस बीटा प्लस 1/n। अब इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका 0 के इक्वल आएगा। इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है तो दोनों इक्वल ही। दो इक्वल टर्म्स को, दो इक्वल वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 के इक्वल आएगा। mn से मल्टीप्लाई करोगे 0 को, अगेन 0 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे भी सेम, ये दोनों टर्म्स आपकी इक्वल है तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 के इक्वल आएगा एंड पी क्यू इंटू 0 इज 0। तो ये आ गया आपका 0 के इक्वल। ये हम निकाल क्या रहे थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x। और मैंने आपको बता ही दिया था अगर इन दोनों के डिफरेंस को आप 0 के इक्वल ले आते हो तो दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सो दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो एग्जैक्ट बन चुकी है, ठीक है। तो यही फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनी, जब हमने x रेज टू पावर अल्फा और y रेज टू पावर बीटा इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स दिस इज द सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन बन जाती है एग्जैक्ट। तो ये प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे कि x रेज टू पावर अल्फा एंड y रेज टू पावर बीटा इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। इन टर्म्स को हमने यूज करा तभी हम ये प्रूव कर पाए ना 0 के इक्वल। अगर हम इनको यूज ना करते तो फिर तो हमारी यही फॉर्म रह जाती, हम आगे सॉल्व ही ना कर पाते। तो इसलिए आपको ये जरूर लिखना है कि ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होगा बट ये आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रूल 5। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसे आपको सॉल्व करना है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज वेल एज इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो वही जो अपने बेसिक स्टेप्स हैं पहले वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपकी ये हो गई एंड n इज इक्वल्स टू दिस। अब हम चेक करेंगे कि क्या आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। और कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हमें पता ही है क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x। अगर इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू आपकी इक्वल आती है तो दैट मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अदरवाइज उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। अब आपको m का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो दैट मीन्स x को हम कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ से तो आपका 2x स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा एंड y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, y के रिस्पेक्ट में करना है, 3 कांस्टेंट है, y रेज टू पावर 4 का हो जाएगा आपका 4y क्यूब। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 12y क्यूब। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कर्ल n बाय कर्ल x। अब इसका हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 3 आपका कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब है तो 2y क्यूब तो आपका कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। अब क्या आपकी कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल है, इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी रूल नंबर 5 की फॉर्म थी आपकी, जो भी जनरल इक्वेशन थी उस फॉर्म में हमें अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपनी रूल नंबर 5 की जो भी जनरल फॉर्म है। क्या थी वो आपकी x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b मल्टीप्लाई एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेज टू पावर सी वाई रेज टू पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स टी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही फॉर्म थी आपकी रूल नंबर 5 की। अब हमें क्या करना है, अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। जैसे यहाँ पे आपका है 2x स्क्वायर वाई एंड यहाँ पे है 3x क्यूब। इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे और फिर ये जो माइनस 3y रेज टू पावर 4 एंड प्लस 2xy रेज टू पावर 3, इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे तो आपका dx dy भी क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर y इसके साथ है आपका dx, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, जो dx है आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे dy को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x स्क्वायर y dx, देन यहाँ से आपका आ जाएगा 3 प्लस 3x क्यूब dy माइनस 3y रेज टू पावर 4 dx प्लस
2x y रेज टू पावर 3 dy इज इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन ले लो, क्योंकि आपको ये फॉर्म तो लेके ही आनी है ना, x रेज टू पावर a एंड y रेज टू पावर b। सेम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लोगे तो x रेज टू पावर c एंड y रेज टू पावर d आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर। तो आपने x स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, आपका बचेगा यहाँ पे 2y dx प्लस 3x dy, ये बचेगा आपका। एंड यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, y क्यूब कॉमन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे y रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे y रेज टू पावर 3 है। तो आपने क्या करा, प्लस का y क्यूब यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचेगा आपका यहाँ पे माइनस का 3y dx प्लस 2x dy, ये आपका बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस फॉर्म को देखो, ये फॉर्म बन चुकी है आपकी ये वाली, जो कि रूल नंबर 5 की फॉर्म थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी आपके a b m n p q c d जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को एंड इस वाली को, और यहाँ से जो भी आपके जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करो x रेज टू पावर a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x रेज टू पावर 2, तो a इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया आपका 2 के इक्वल। उसके बाद है y रेज टू पावर b, तो y की तो यहाँ पे है ही नहीं टर्म, तो दैट मीन्स b आपका 0 हो गया, b इज इक्वल्स टू 0। ओके, वेट अ मिनट, b आपका क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे my dx और यहाँ पे 2y dx, तो m इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2। देन nx dy, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 3। सिंपल कंपेयर करना है आपको, यहाँ पे आपका y रेज टू पावर 3, तो y रेज टू पावर d, तो d इज इक्वल्स टू 3 एंड x रेज टू पावर c, x की टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो c इज इक्वल्स टू 0। देन py dx, p इज इक्वल्स टू -3, qx dy, तो q इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है, अब जैसे dx dy यहाँ पे कंबाइंड है, आपके यहाँ पे dx dy कंबाइंड है, हम क्या करेंगे, dx वाली टर्म्स और dy वाली टर्म्स अगेन सेपरेट कर देंगे। तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, जैसे यहाँ से ही देख लो, ये dx वाली टर्म्स हैं, इनमें से दोनों में से dx कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2x स्क्वायर y, यहाँ पे -3y रेज टू पावर 4 एंड dx आ जाएगा आपका कॉमन। सेम इन दोनों टर्म्स में से dy कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको फॉर्म बना लेनी है ताकि आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपका सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 5 में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या फॉर्म लेनी होती है, x रेज टू पावर अल्फा एंड y रेज टू पावर बीटा। ये क्या होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन रूल नंबर 5। तो अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर y और x रेज टू पावर अल्फा और y रेज टू पावर बीटा से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो x रेज टू पावर 2 और इसको आप करोगे x रेज टू पावर अल्फा से, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बेस सेम है आपके, x और x दोनों बेस सेम है, पावर प्लस होके क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2। अब यहाँ पे y रेज टू पावर 1 है और यहाँ पे y रेज टू पावर बीटा, इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो y रेज टू पावर बीटा प्लस 1 -3। अब x रेज टू पावर अल्फा तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x की कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ पे y रेज टू पावर बीटा एंड y रेज टू पावर 4, तो क्या हो जाएगा आपका y रेज टू पावर बीटा प्लस 4 एंड dx। सेम यहाँ पे अब 3x क्यूब है, तो 3x, यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे आप किसके साथ करेंगे, अल्फा के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 एंड y रेज टू पावर बीटा आपका एज इट इज, y की कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, प्लस 2xy क्यूब, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 एंड यहाँ पे y रेज टू पावर 3 और बीटा के साथ आप करोगे तो क्या हो जाएगा y रेज टू पावर बीटा प्लस 3 dy इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका। अब अगेन वही जो हमारे सेम स्टेप्स होते हैं, अब हम चेक करेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है या नहीं। तो वही कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आपका कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x, ये क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो m की वैल्यू आपकी यही है। जब भी आप m dx और n dy से कंपेयर करेंगे, m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू ये है एंड n इज इक्वल्स टू दिस। तो अब इनका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में। अब कर्ल m बाय कर्ल y, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y m का। तो m की ये वैल्यू आपके लिख लेते हैं यहाँ पे 2x रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 y रेज टू पावर बीटा प्लस 1 माइनस 3x रेज टू पावर अल्फा एंड y रेज टू पावर बीटा प्लस 4। ठीक है, उसके बाद कर्ल n बाय कर्ल x, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है इसका, तो ये पूरी टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x रेज टू पावर अल्फा प्लस 3
वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसका आपको करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से 2 रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 कांस्टेंट। y रेज टू पावर बीटा प्लस 1 का आप करोगे तो आपकी जो ये पावर है बीटा प्लस 1 ये आगे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो बीटा प्लस 1 माइनस 1 ओनली बीटा बचेगा, तो y रेज टू पावर बीटा। क्लियर। यहाँ से आपका -3 y के रिस्पेक्ट में, तो 3x रेज टू पावर अल्फा तो कांस्टेंट, y रेज टू पावर बीटा प्लस 4 का करोगे तो बीटा प्लस 4 आपका आगे, एंड इसमें से -1 तो बीटा प्लस 3 बचेगा, तो y रेज टू पावर बीटा प्लस 3 ये हो गया। अब ये जो कर्ल y कर्ल x है इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये है आपका कर्ल m बाई कर्ल y, ठीक है, ये है कर्ल n बाई कर्ल x। अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y की जो भी टर्म्स हैं उन्हें हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो 3y रेज टू पावर बीटा इज कांस्टेंट, 3y रेज टू पावर बीटा। x रेज टू पावर अल्फा प्लस 3, पावर आ गया आपके सेम वही, x रेज टू पावर अल्फा प्लस 3 में से 1 माइनस होगा तो अल्फा प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2y रेज टू पावर बीटा प्लस 3 अगेन कांस्टेंट, x रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 का करेंगे तो अल्फा प्लस 1 पावर आपके आगे, एंड x रेज टू पावर अल्फा बचेगा क्योंकि अल्फा प्लस 1 माइनस 1 इज अल्फा। ये हो गया आपका कर्ल m बाय कर्ल y एंड दिस इज कर्ल n बाय कर्ल x। अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है आपकी, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। ये जो भी दोनों टर्म्स हैं आपकी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनेगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करेंगे। क्या होगा, इन्हें इक्वेट करने से आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x की जो भी वैल्यूज थी इन दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि जैसे ही आपने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा से, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो इक्वेशन तो आपकी एग्जैक्ट बनी गई और कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करेंगे ताकि हमारी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाए। 2x रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 y रेज टू पावर बीटा। तो अगर हम देखें, देखो x रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 सेम यहाँ पे है, एंड देन y रेज टू पावर बीटा। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, अब जब ये दोनों इक्वल हैं, जो भी आपके वेरिएबल वाले टर्म इक्वल है, तो इनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 बीटा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, इसका कोफिशिएंट देखो 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड टर्म वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, देखो y रेज टू पावर बीटा प्लस 3 एंड x रेज टू पावर अल्फा, सेम यहाँ पे x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा प्लस 3। इसका कोफिशिएंट क्या है आपका, -3 बीटा प्लस 4, -3 इंटू बीटा प्लस 4 एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस 1, 2 इंटू अल्फा प्लस 1, ये हो गया। अब इनको जस्ट सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएंगी। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 इज 9। यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 3 अल्फा, इसको इधर लाएंगे तो -2 बीटा प्लस 9 एंड -2 इज प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। यहाँ से अगर हम देखें तो -3 बीटा -12 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2, तो यहाँ से आपका 2 अल्फा ये प्लस 3 बीटा ये प्लस 2 है और इधर प्लस 12 हो जाएगा, जब -12 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं, आपको काफी सारे मेथड्स पता है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपकी क्या आएंगी। तो अल्फा आएगा आपका -49/13 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -28/13। ठीक है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपली एलिमिनेशन से कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या लिया था, x रेज टू पावर अल्फा एंड y रेज टू पावर बीटा। तो x रेज टू पावर अल्फा की वैल्यू क्या है, -49/13 एंड y रेज टू पावर बीटा इज -28/13। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो हमें करना क्या है, जो एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन आई थी उसमें क्या था, अल्फा और बीटा इन्वॉल्व था। तो हम वहां पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन पाए। जो रूल नंबर 5 है उसमें आपका यही है कि पहले आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, जो हमने यहाँ पे यूज करी। देन अल्फा बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, एग्जैक्ट बनेगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी इक्वेशन में आपको पुट करनी है वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी ना आपकी,
जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस 2, तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे -49/13, देन +2 जो भी आएगा उसको आप सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे बीटा, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, देन यहाँ पे अगेन अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे भी आपका अल्फा बीटा है वहाँ पे आप जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो पुट करेंगे, देन आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अभी ये एग्जैक्ट नहीं थी, यहाँ पे तो जस्ट हमने कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस यूज करा। जैसे ही आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी उस इक्वेशन में हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब ये इक्वेशन को आपको चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x, ये दोनों वैल्यूज आप निकालेंगे, दोनों वैल्यूज आपके आएंगी इक्वल। ठीक है, m की वैल्यू आपकी ये है, एम डी एक्स एन डी वाई से कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल्स टू दिस एंड n इज इक्वल्स टू दिस। अब कर्ल m बाय कर्ल y, ये वैल्यूज आपको निकाल के चेक करके मुझे बताना है कि इक्वल आई है या नहीं आई है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x, ये वैल्यूज आप निकालो, इक्वल आती है तब भी कमेंट करो और नहीं आती है, कोई डाउट है तब भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप सबको याद ही होगा, यही हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। अब m और n की वैल्यूज मैंने अभी आपको पीछे ही बताई हैं, वहां से हम देखते हैं। तो एम डी एक्स एंड रीडिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन y हमें कॉन्स्टेंट लेके चलना है। m की वैल्यू क्या है आपकी 2x रेज टू पावर -23/13, y रेज टू पावर -15/13 -3 इंटू x रेज टू पावर -49/13 y 24/13। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी किसकी वैल्यू, m की वैल्यू dx। अब देखिए यहाँ पे है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n में आपको ऐसी टर्म देखनी है जिसमें कि x ना हो, तो n की वैल्यू आप देखेंगे अभी उसमें ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें आपका x इन्वॉल्व ना हो, दो टर्म्स हैं उसमें और दोनों ही टर्म में आपका x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 dy इज इक्वल्स टू 0, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब सिर्फ हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो y को तो हमें कांस्टेंट लेके चलना है, पहले इस इंटीग्रेशन को आप क्या कर लो, सेपरेट कर लो। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x रेज टू पावर -23/13 y रेज टू पावर -15/13, इसका हो जाएगा dx प्लस, और y को वही आपको कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये वाली टर्म सेपरेट कर लो, -3x रेज टू पावर -49/13 एंड y रेज टू पावर 24/13, और ये भी आपका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ना 0 नहीं आता, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है c, ये आप करेक्ट कर लेंगे फॉर्मूले में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप y को एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ये टर्म मतलब 2x रेज टू पावर -23/13 ये तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो इसे आप एज इट इज लिख लो 2x रेज टू पावर -23/13। आपको इंटीग्रेशन करना है y रेज टू पावर -15/13 का, तो सेम कैसे होता है इंटीग्रेशन आपका, इंटीग्रेशन करते टाइम जो भी आपकी पावर रहती है उसमें +1 होता है, तो -15/13, और इसमें आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, जैसे -15/13 है इसमें आप +1 करेंगे तो वही एलसीएम लेके आपका सॉल्व होगा, -15 + 13 तो -2/13, इस टाइप से -2/13 है तो y रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे देखिए हमें y को कांस्टेंट लेके चलना है, मैंने गलती से x को कांस्टेंट ले लिया, तो इसको एक बार कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम लेके चलेंगे y को कांस्टेंट, तो 2 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2 y रेज टू पावर -15/13 ये आपका कांस्टेंट होगा, x रेज टू पावर -23/13 का आपको करना है इंटीग्रेशन, तो वही -23/13 है, पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो जैसे -23/13 +1 हो जाएगा, तो आप करेंगे तो यहाँ पे 13 -23 + 13 तो -10/13 आएगा, तो x रेज टू पावर -10/13 एंड डिवाइड में भी क्या आता है आपका वही सेम पावर -10/13, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, इस माइनस को आप बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ पे 3y रेज टू पावर 24/13 ये आपका कांस्टेंट रहेगा, x रेज टू पावर -49/13 का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर -49/13 +1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -36/13 एंड डिवाइड में भी -36/13। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो -10/13 है, आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो -13/10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम इसको यहाँ से न्यूमरेटर में लेके गए तो हो गया आपका -13/10 मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ से आप कट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 5
2 5 इज 10। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपका ये 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका -13/5 x रेज टू पावर -10/13 एंड y रेज टू पावर -15/13। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ पे है 3। अब जब ये न्यूमरेटर में जाएगा 36/13 तो क्या हो जाएगा 13/36 एंड x रेज टू पावर -36/13 एंड y रेज टू पावर 24/13 एंड c। ठीक है, अब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, 12 से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 13 को कॉमन ले सकते हो। 13 को कॉमन लिया आपने, जैसे यहाँ से आपने 13 को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13। अब इस 13 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो डिवाइड में जाएगा 13, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नया आ जाएगा आपका, जिसको हम ले लेते हैं c1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा -1/5 ये बचा। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आपने ले लिया यहाँ पे c1। ओके, अब यहाँ पे आपका जो भी बचेगा आप क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। इसका आप एलसीएम लोगे 5 और 12 का, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 60। इजी है मतलब सॉल्व करना, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 5 × 12 तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 12 x रेज टू पावर -10/13 एंड y रेज टू पावर -15/13 प्लस यहाँ पे 12 5 से 60, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा x रेज टू पावर -36/13 एंड y रेज टू पावर 24/13 और यहाँ पे आप लगा लो c1 आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप क्या करोगे, 60 को भी राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, जिसे आप ले लो c2। ठीक है, जस्ट आप अगर कुछ लेके जा रहे हो राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका नया आ जाएगा, जस्ट इतना सा चेंज होता है। अब यहाँ पे आप देखो तो किस तरीके से लिख सकते हो इसको, पॉजिटिव वाले टर्म आगे लिख दो 5x रेज टू पावर -36/13 y रेज टू पावर 24/13 एंड ये नेगेटिव वाली टर्म हम पीछे लिख देंगे यहाँ पे -12 x रेज टू पावर -10/13 y रेज टू पावर -15/13 और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप क्या ले लोगे c2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो हम एक्सरसाइज 1.1 से ही निकालते आ रहे हैं और ये है हमारी एक्सरसाइज 1.7। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल आपको इसको रट लेना है सॉल्यूशन के फॉर्मूले को, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन हैं आपके सारे 7 की 7 एक्सरसाइजेस में। ठीक है, अब आती है आपकी एक्सरसाइज 1.7 जो कि रूल नंबर 5 पर ही बेस्ड है, जो कि हमने अच्छे से कर लिया है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी कर लिया है। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को कर ही लोगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक्सरसाइज 1.7 अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 1.7 के सॉल्यूशंस का PDF लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिससे आपका जो एग्जाम आता है ODE का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना होता है 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं एक यूनिट में से, उनमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो चैप्टर 1 में से आप इजीली कर सकते हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है। रूल्स की कंडीशंस बस आपको ध्यान होनी चाहिए, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा लेना है हर एक रूल में वो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं, फुल स्कोर कर सकते हैं इसमें अपने यूनिट नंबर 1 में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि यूनिट 2 का होगा। तो यूनिट नंबर 1 से सिर्फ हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।